Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today December 10th, I will discuss these topics from current affairs. आज के Pre-Secure के सेशन में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड MCQs को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर। जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनेस्कोज 20th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सेशन। सो यहां से ना हमें दो चीज सीखना है। सबसे पहले तो व्हाट डज इट मीन द वर्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, इंडिया में कौन कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हैं जिसको यूनेस्को के प्रेस्टिजियस लिस्ट में या प्रेस्टिजियस कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे और ये सारी चीजें ना देखो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी यूपीएससी के मॉक चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू सेशन चल रहे हैं यूपीएससी के, तो वहां पर भी कई एस्पिरेंट्स ना प्रीलिम्स और मेंस उन्होंने ऑब्वियसली क्लियर किया है, मेंस का रिटन स्टेज क्लियर किया है, अभी यूपीएससी के लिए मॉक्स दे रहे हैं इंटरव्यू के लिए। बट उनके अंदर ना कई एस्पिरेंट्स में ना बेसिक्स की कमी दिखती है, और वो बेसिक्स की कमी इसलिए होती है कि पढ़ाई करने के टाइम में ना समवेयर दे डू नॉट पे अटेंशन टू दिस बेसिक्स एंड व्हेन दे अपीयर इन इंटरव्यू स्टेज वहां पे उनके मार्क्स काफी ड्रास्टिकली कम होते हैं। मेंस में भी मार्क्स फिर पीछे से कम होते आते हैं और सिलेक्शन आपका रुक जाता है। इसलिए बेसिक्स आपको सही रखने हैं। ठीक है, द सेकेंड टॉपिक वुड बी कॉस्मिक फिलामेंट्स। ये रिसेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक डेवलपमेंट है। हम इसके प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। द थर्ड वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइवेट मेंबर्स बिल अभी भी न्यूज में है। पहले भी यूपीएससी ने और बाकी स्टेट पीसीएस ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। आज हम इसके डिटेल सारे डिस्कस करेंगे, क्या रेलेवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है वो भी। फोर्थ टॉपिक होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, सीएपीएफ वाले, असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जामिनेशन या सीडीएस के, एनडीए के, उन सब में तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये करंट में भी मेंशन रहता है, अभी भी करंट में मेंशन है। इसके डिटेल्स हम देखेंगे। फिफ्थ वुड बी मिसेल्स रुबेला, एक डिजीज जो कि न्यूज में है। ये डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन जनरल साइंस के कैटेगरी में कैटेगराइज होता है। आज हम इसके डिटेल्स देखेंगे, फिर लास्ट डे के प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आज के लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, नाउ कम टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है, द यूनेस्कोस 20th सेशन अबाउट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो सबसे पहले देखो, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें ना, तो इसको ऐसे समझ लो कि ये वो कल्चरल हेरिटेज है जिसको आप ऐसे हाथों से छू नहीं सकते हो। क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। और जिस कल्चरल हेरिटेज को आपने हाथों से छूने, आप हाथ से छू सकते हो, छूकर महसूस कर सकते हो, छूकर टच करके, वो हो जाएगा टेंजिबल। जैसे हम सराय मोइडाम की बात करें तो वो कल्चरल हेरिटेज कैसा है, टेंजिबल नेचर का। नालंदा के जो रूइंस है, नालंदा महाविहार के, वो कैसे हैं, टेंजिबल नेचर के। ताजमहल कैसा है, टेंजिबल नेचर का। पर इनटेंजिबल नेचर का कौन सा होगा, जहां डांस होगा, कोई फेस्टिवल होगा, राइट, हमारे किसी ऐसे कल्चरल पर्सपेक्टिव का म्यूजिक होगा, कोई डिफरेंट फेस्टिवल के टाइम में होने वाले ओकेजन्स होंगे, डांस, ड्रामा, ये सारी चीजें ना इंटेंजिबल होंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहले स्टेटमेंट पर। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रेफर्ड एज लिविंग हेरिटेज दैट इज स्टैटिक एंड रिमेन्स अनचेंज्ड अक्रॉस जनरेशंस टू प्रिजर्व इट्स ओरिजिनल फॉर्म। कि ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, ये लिविंग हेरिटेज के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, ठीक है, तो लिविंग हेरिटेज के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। दैट इज स्टैटिक एंड रिमेन्स अनचेंज्ड अक्रॉस जनरेशन। अब तुम एक बार सोचो, मैंने तुम्हें बताया कि डांस हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक हो गया, है ना, कोई फेस्टिवल हो गया, ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। तो क्या ये स्टैटिक रहेगा, क्या ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज नहीं होगा क्या? खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, तुम बोलोगे कि सर बिल्कुल चेंज होगा ना, कैसे नहीं चेंज होगा? एक मिनट, हाँ बिल्कुल चेंज होगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। लिविंग हेरिटेज बिल्कुल है, लेकिन चेंज होते रहता है ना, अक्रॉस जनरेशन, अक्रॉस टाइम चेंज होगा, कैसे नहीं चेंज होगा ये, राइट। तो पहला रॉन्ग हो गया, पहला रॉन्ग। सेकंड, द इंटर गवर्नमेंटल कमिटी व्हिच डिसाइड्स ऑन द इंस्क्रिप्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स ऑन यूनेस्को लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 24 स्टेट पार्टीज। ये एक सिंपल सा फैक्ट है, याद रखिएगा कि इंटर गवर्नमेंटल कमिटी की मीटिंग होती है जिसके 24 पार्टीज है, 24 मेंबर है। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर, इंडिया इसका एक मेंबर है, बिल्कुल सही है। ये सिंपल सा फैक्ट है, इसकी कुछ और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, इंडिया हैज ऑफिशियली नॉमिनेटेड छठ महापर्व एंड दिवाली फॉर इंस्क्रिप्शन ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फॉर ह्यूमैनिटी। बिल्कुल रिसेंटली छठ महापर्व, जो कि ना सिर्फ बिहार के लोग जैसे हमारे घर में भी छठ का जो सेलिब्रेशन होता है, छठ महापर्व का बड़े अच्छे से, बड़े श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पर बिहार के अलावा बाकी असम में बात कर लें, दिल्ली में बात कर लें, वेस्ट बंगाल में बात कर लें,
इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, इवन इंडिया से बाहर बाकी दूसरे देशों में भी छठ महापर्व को श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और दिवाली सेलिब्रेशन ये भी एक ऐसा फेस्टिवल है, द फेस्टिवल ऑफ लाइट, द फेस्टिवल वेयर वी वर्शिप लॉर्ड गणेश एंड मां लक्ष्मी। तो इन दोनों को भारत सरकार ने इस बार नॉमिनेट किया है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाले लिस्ट में। बिल्कुल 2 और 3 करेक्ट है, 1 रॉन्ग था, हमें करेक्ट ढूंढना है। आंसर क्या होगा? बी, 2 और 3 ओनली। सो यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है वो आप समझ चुके हो, राइट? लिविंग हेरिटेज होता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है। हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का जो कन्वेंशन है ना कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, ये 2003 में अडॉप्ट किया गया। अर्थात 2003 से यूनेस्को ने यह डिसाइड किया कि हमें इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करना है। इससे पहले टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करते थे, जैसे भाई किसको कर रहे हैं? तो ताजमहल को कर रहे हैं। बट अब उन्होंने सोचा कि ताजमहल को तो छू के महसूस किया जा सकता है, पर अब दिवाली फेस्टिवल है, गरबा डांस है, दशहरा फेस्टिवल है, इसको छू कर नहीं महसूस कर सके। पर ये एक ऐसा कल्चर है जो अक्रॉस जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी प्रोटेक्टेड। तो 2003 से इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इंडिया ने 2005 में इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और अपने साइड से भी इंक्लूजन होने लग गया। रिसेंट इंक्लूजन छठ महापर्व एंड दिवाली फेस्टिवल है। ठीक है, ये नॉमिनेशन है, आगे इंक्लूड हो जाएगा, भारत सरकार ने नॉमिनेट किया है। 3 इस टाइप के क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां पर द कम्युनिटी मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द नॉमिनेशन प्रोसेस, एंड ऑब्वियसली द कम्युनिटीज लाइक द स्टेट गवर्नमेंट, द नेशनल गवर्नमेंट, दे पार्टिसिपेट, राइट? एंड इट्स शोकेस कि किस तरह से लोग जो होते हैं उस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाले इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे योग हो गया, कुंभ मेला हो गया, गरबा डांस हो गया, दशहरा फेस्टिवल हो गया, वगैरह वगैरह, छठ महापर्व हो गया। ट्रांसमिशन, इट मस्ट बी सोन दैट द ट्रेडिशन इज बीइंग पास्ड डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसी वजह से तो इसको लिविंग बोला जाता है ना। लिविंग क्यों बोला जा रहा है? कि ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर किया जा रहा है, सही है। एंड ह्यूमन राइट्स, द प्रैक्टिस मस्ट बी कंपैटिबल विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। ऐसे किसी भी प्रैक्टिस को नहीं इंक्लूड किया जाएगा जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता हो, या जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करता हो, या वायलेंस को प्रोटेक्ट करता हो, या हेट्रेड को करता हो। वैसे भी भारत सरकार या कोई भी सरकार उसको तो नॉमिनेट भी नहीं करेगी, इंक्लूजन भी नहीं होगा। अब हम इसके सिग्निफिकेंस में आते हैं। इंडियाज ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द संगीत नाटक एकेडमी आर द नोडल एजेंसी। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर संगीत नाटक एकेडमी, और यही संगीत नाटक एकेडमी इंडिया में क्लासिकल डांसेस का भी कैटेगराइजेशन करती है। बाय द वे, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर देयर? आज जब मैं यूपीएससी का मॉक इंटरव्यू ले रहा था तो मुझे आज एक वहां कैंडिडेट मिली जो कि सीरीज ब्लैक बेल्ट है ना, ब्लैक बेल्ट इन कराटे। कराटे में ब्लैक बेल्ट है, किसी और से शायद कराटे में ब्लैक बेल्ट है। एंड देन देयर आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि आप मुझे इंडिया के ट्रेडिशनल, है ना, हमारी इंडिया के इंडिजीनियस मार्शल आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताइए। तो उन्होंने एक नाम बताया, किसका? कलरी पयट्टू का। फिल्मों से भी उसके बारे में लोग काफी सुनते हैं, बट सी वॉज मिसिंग अबाउट डिफरेंट नेम्स कि कलरी पयट्टू के अलावा गटका पंजाब में प्रैक्टिस किया जाता है। मणिपुरी जो कि एक क्लासिकल डांस है, वहां पर थांगटा मणिपुरी क्लासिकल डांस का एक पार्ट है जो कि एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है। तो ये सब बेसिक डिटेल्स याद होने चाहिए, इंटरव्यू में यही पूछा जाता है, ठीक ना। इंडिया हैज करेंटली 15 एलिमेंट्स, अभी इंडिया का 15 एलिमेंट्स हैं इंडिया की तरफ से जो कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाले लिस्ट में है। गरबा ऑफ गुजरात वाज द लेटेस्ट 15th एडिशन इन 2023। अभी जो छठ महापर्व दिवाली की बात करें तो उसको नॉमिनेट किया गया है, देखते हैं कब तक इंक्लूड होता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत को सॉफ्ट पावर, ऑब्वियसली हमारा कल्चर का पार्ट है, इसको शोकेस किया जा रहा है तो सॉफ्ट पावर में यूज होगा, टूरिज्म बूस्ट करेगा, एंड इट वुड ऑब्वियसली प्रिजर्व द ऑनगोइंग ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, राइट। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू कॉस्मिक फिलामेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एक न्यूज़पेपर में कॉस्मिक फिलामेंट्स के ऊपर एक डिटेल आर्टिकल आता है। सो हम अब कॉस्मिक फिलामेंट्स क्या है, इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ना अभी ना मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट्स नहीं समझाऊंगा सीधे डायरेक्ट, मैं पहले आपको डिटेल में लेकर चलूंगा कॉस्मिक फिलामेंट्स के। कॉस्मिक फिलामेंट्स, और इन फिलामेंट्स को एक साथ कनेक्ट कर दो तो बन जाएगा कॉस्मिक वेव, ठीक है। जैसे सिंपली अब हमारा जो पुराना वाला बल्ब होता था ना, क्या सिंपली एक काम करो, क्या अपने हाथ में थ्रेड ले लो, वो थ्रेड को आपने एक्सटेंड किया, कॉस्मिक फिलामेंट उतना पतला सा नहीं होता है, पर आपने उस थ्रेड को एक्सटेंड किया और उसको घुमा घुमा कर एक स्ट्रक्चर बना लिया, बन जाएगा वेव। तो उसी तरह कॉस्मिक फिलामेंट्स एंड वेव, हालांकि ये काफी लार्ज होते हैं, राइट। सो पहली चीज आपको कॉस्मिक फिलामेंट्स के बारे में क्या जाननी है, दैट दीज आर द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। अभी तक जो भी हमने यूनिवर्स को स्टडी किया है, हालांकि अभी बहुत कम जान पाए हैं हम अंतरिक्ष के बारे में, जितना भी जाना है उसमें ये लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर है यूनिवर्स में। अब इसके फीचर्स की बात करें तो ये फिलामेंट बैकबोन माने जाते हैं कॉस्मिक वेव के। सिंपल सी बात, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक थ्रेड जो है उसी थ्रेड से वेव बनता है। सो ये जो कॉस्मिक फिलामेंट्स है, दे आर द बैकबोन ऑफ कॉस्मिक वेव, एंड अ सिंगल फिलामेंट स्पेंस 100 of millions of light years।
लाइट ईयर्स टाइम नहीं मेजर करता है, लाइट ईयर से क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस। तो सोचो कितना बड़ा होता होगा कॉस्मिक फिलामेंट, कंप्राइजिंग गैस, डार्क मैटर, गैलेक्सीज, मतलब कई गैलेक्सीज समाई होती हैं एक कॉस्मिक फिलामेंट में। The function as galactic highways guiding fresh gas and smaller galaxies to flow towards larger denser galaxy clusters। मतलब ये जो गैलेक्सीज का जो समूह रहता है ना, गैलेक्सी का जो क्लस्टर रहता है, जो ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में ये कॉस्मिक फिलामेंट गैलेक्टिक हाईवे के रूप में काम करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आपने एक थ्रेड अपने रूम के एक कॉर्नर से बांधकर दूसरे कॉर्नर तक आप लेकर गए हो, है ना। अब देखो, आप अपने रूम के एक कॉर्नर से यहां से लेकर आपने ये यहां से यहां तक, तो यहां पर एक गैलेक्सी होगी, यहां एक गैलेक्सी होगी, यहां एक गैलेक्सी होगी, कुछ इसी तरह से। तो ये कॉस्मिक फिलामेंट है वो गैलेक्टिक हाईवे का काम करते हैं। The filaments act as the primary supply lines that determine how fast the galaxy can grow by feeding them the material needed to form new stars। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है, नाम क्या है इसका, मिल्की वे। तो ये जो मिल्की वे जो गैलेक्सी है ना, इस मिल्की वे गैलेक्सी को डेवलप होने के लिए क्या क्या वैसे नेसेसरी चीजें चाहिए, वो फिलामेंट्स डिसाइड करने का काम करते हैं। कुछ उसी तरह से जैसे जो मकड़ी होती है, जो स्पाइडर्स होते हैं, वो अपने फिलामेंट्स, अपने जो थ्रेड वो बनाते हैं, या थ्रेड उनके बॉडी से जो निकलता है, उससे वो एक वेब बनाते हैं। एंड दैट वेब, दैट फिलामेंट्स, दैट एक्ट एज सप्लाई लाइंस, कि वो जो स्पाइडर्स हैं, जो मकड़ियां हैं, उनके तक किस तरह से खाना पहुंचे, इंसेक्ट्स किस तरह से पहुंचे, वही काम यहां पर कॉस्मिक फिलामेंट्स का हो गया। ठीक है, और देखते हैं फॉर्मेशन एंड रोटेशन की बात करें तो फिलामेंट्स फॉर्म वेयर सीट्स ऑफ मैटर इंटरसेक्ट। बिल्कुल, जहां पर मैटर के जो सीट्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर फिलामेंट्स का फॉर्मेशन होता है। Recent astronomical findings suggest that these massive filaments possess angular momentum, meaning they are slowly rotating। अब ये फिलामेंट्स और इन फिलामेंट से मिलने वाले ये जो वेब बनते हैं, ये ना स्टैटिक नहीं होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हमारा जो अंतरिक्ष है ना, जो स्पेस है, वहां पे कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब घूम रहा है। बड़ी अच्छी चीज यहां से सीखने लायक है कि जिंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं रहता है, परिवर्तन ही संसार का नियम है, संसार का सार है, वो यहां पर भी है। द रोटेशन हेल्प्स अलाइन द स्पिन एंड ओरिएंटेशन ऑफ गैलेक्सीज। जो गैलेक्सीज इनके अंदर समाई रहती है, उनके स्पिन एंड ओरिएंटेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है इन कॉस्मिक फिलामेंट्स का रोटेशन। सिग्निफिकेंस की बात करें तो कॉस्मिक फिलामेंट्स को लेकर अगर स्टडी की जाए तो ये हमें डार्क मैटर को स्टडी करने में हेल्प करेगा। डार्क मैटर अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ रहता है, इसके ऊपर कई हॉलीवुड की पिक्चर बनी। अभी भी जो स्पेस रिसर्चर्स हैं वो डार्क मैटर को रिसर्च कर रहे हैं। गैलेक्सी का इवोल्यूशन कैसे हुआ ये समझने में हेल्प करेगा। एंड द फिलामेंट्स हेल्प डिसाइड वेयर गैलेक्सीज फॉर्म। आपको एक मूवी याद है, इंटरस्टेलर नाम की एक मूवी थी, शायद हो सकता है तुम लोगों ने देखी होगी। वहां पे नई नई गैलेक्सीज की बात करते हैं या एक नया ही प्लेनेट बनाने की बात करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ना हमें कॉस्मिक फिलामेंट समझना जरूरी है। ये वो सिग्निफिकेंस हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के आंसर पर। तो पहला स्टेटमेंट क्या दे रहा था, दे आर लॉन्ग थिन स्ट्रैंड्स कंपोज्ड प्राइमरी ऑफ डार्क मैटर। बिल्कुल करेक्ट। दे फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर अक्रॉस द यूनिवर्स। बिल्कुल करेक्ट। Recent study suggests that cosmic filaments may be largest rotating object। करेक्ट। तीनों करेक्ट थे, ढूंढना था इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा, नन, क्योंकि तीनों करेक्ट है। इनकरेक्ट ढूंढना है ना, सी नहीं चूज कर लेना। आंसर क्या होगा, डी, नन। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है प्राइवेट मेंबर्स बिल से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने दो स्क्रीनशॉट न्यूज़पेपर से उठाए हैं। पहला वाला जो है वो किससे रिलेटेड है, महाराष्ट्र एक एमएलए के ऊपर। प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में एक चीज याद रखो कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पार्लियामेंट से रिलेटेड होगा, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से रिलेटेड है। तो चाहे वो पार्लियामेंट में फॉलो किया जा रहा है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स में, दोनों जगह यूज हो सकता है। सो महाराष्ट्र के एक एमएलए क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल का, जो कि क्या प्रपोज किया था उन्होंने, टू बैन माइनर्स फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया। इन्होंने एक बिल प्रपोज किया कि माइनर्स जो होते हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें वो सोशल मीडिया ना यूज करें। क्या महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है या महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ऐसा एक बिल पास कर सकती है कि नहीं। अब इसके ना बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, इसके बारे में तुम सोचना। और मैं आज तुम्हें एक टास्क देता हूं, एक अलग टाइप का टास्क देता हूं कि ये जो टॉपिक, ये जो मैंने तुम्हें यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट है महाराष्ट्र के एमएलए का, है ना, उनका, उनसे रिलेटेड प्राइवेट मेंबर बिल। तो प्राइवेट मेंबर बिल की डिटेल्स तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इस टॉपिक के ना तुम एथिकल पर्सपेक्टिव खुद से सोचो, या तुम सिंपली सोचो इस टॉपिक के प्लस पॉइंट्स एंड इस टॉपिक के नेगेटिव पॉइंट्स, है ना, कि ये जो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया गया, माइनर्स को सोशल मीडिया यूज नहीं करनी चाहिए, इसके क्या क्या प्रॉस है या क्या कॉन्स हो सकते हैं। दूसरा एक और प्राइवेट मेंबर बिल की बात करते हैं, जहां पे बीजेपी एमपी श्री भीम सिंह मूव्स प्राइवेट मेंबर्स बिल टू रिमूव सेक्युलर सोशलिस्ट फ्रॉम प्रीएम्बल। अब ये भी कितना सही है कितना गलत है, ये मैं तुम्हारे ही समझ को छोड़ देता हूं।
हम प्राइवेट मेंबर बिल पे आते हैं। पहला स्टेटमेंट, अ प्राइवेट मेंबर्स बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी एमपी हु इज नॉट अ मिनिस्टर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी और द ऑपोजिशन। बिल्कुल सही बात है, कोई भी एमपी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो बस मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मिनिस्टर होगा ना तो फिर उसको प्राइवेट मेंबर बिल नहीं बोलेंगे, फिर तो वो सरकार का बिल होगा ना एक टाइप से, इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज प्राइवेट मेंबर बिल। और ना वो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन किसी भी पार्टी से हो सकता है। ठीक है, चलिए ये चीज तुम्हें यहाँ पर देखकर समझ में आ गया होगा ये स्क्रीनशॉट से कि बीजेपी एमपी प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो ऑब्वियसली वो तो रूलिंग पार्टी से हैं एंड अपोजिशन पार्टी वाले भी करते हैं से। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया जी, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड, प्राइवेट मेंबर्स बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। क्यों भाई, राज्यसभा वालों के साथ ऐसा क्या दोहरा व्यवहार, एकदम इलॉजिकल बात है। बाय पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्राइवेट मेंबर्स बिल आर डिस्कस्ड ओनली ऑन फ्राइडेज, यूजुअली ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 hours ऑफ द सिटिंग। ये ना पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल कोई मेजर नहीं है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि एज पर द पार्लियामेंट्री कन्वेंशन प्राइवेट मेंबर बिल को ना सिर्फ फ्राइडे को ही डिस्कस किया जाता है। हालांकि इसको लेकर भी कई बार डिबेट हुआ है कि फ्राइडे के अलावा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब बाकी जो वीकडेज होते हैं उन डिस्कशन में भी प्राइवेट मेंबर्स बिल को पार्टिसिपेट इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि मिनिस्टर्स के अलावा बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियंस है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके भी व्यूज को जगह मिले। ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो 1 and 3 आर करेक्ट, हमें करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा 1 and 3 बी। ओके, अब प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में तो मैं तुम्हें समझा चुका हूं, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। प्रोसीजर पे आओ, तो प्रोसीजर क्या है, एक एमपी को सबसे पहले ना 1 month का नोटिस देना होता है प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, और हमारे जो गवर्नमेंट बिल है उसके लिए बस 7 दिन का नोटिस होता है। एडमिसिबिलिटी, द एडमिसिबिलिटी ऑफ द प्राइवेट मेंबर बिल इज डिसाइडेड बाय स्पीकर इन लोकसभा एंड चेयरमैन इन राज्यसभा। राइट, स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करेंगे कि इस प्राइवेट मेंबर बिल को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें, ये प्रीलिम्स में काम आएगा। फ्राइडे सेशन पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अंडरलाइन कर रखा हूं, बार बार बता रहा हूं कि पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ही डिसाइड करता है कि प्राइवेट मेंबर बिल को फ्राइडे को डिस्कस किया जाएगा ओनली, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द लास्ट 2.5 hours ऑफ द सिटिंग, मतलब लास्ट के जो 2.5 घंटे बचते हैं ना उस टाइम में। ड्राफ्टिंग, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्राफ्टिंग द बिल लाइज इंटायरली विद द मेंबर कंसर्न्ड, है ना, उसके लिए कोई लॉ मिनिस्ट्री या बाकी पर्सनल असिस्टेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा प्राइवेट मेंबर्स बिल में। तो ये प्रोसीजर्स हैं, प्रीलिम्स के लिए काम आएंगे, इन डिटेल्स को याद रखिएगा। एक और बात, नवंबर का जो कंपाइलेशन है आज कल आपके मतलब 10 दिसंबर को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर भी शेयर हो जाएगा, एप्लीकेशन में भी डाउनलोड सेक्शन में हो जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो नवंबर के कंपाइलेशन को आप डाउनलोड करके प्रिंट करके रिवाइज कर दो। ठीक है, चलिए अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो प्राइवेट मेंबर बिल डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के अलावा बाकी जो एमपीज होते हैं अपोजिशन या आपको रूलिंग पार्टी, उनके भी व्यूज को दिखाता है। एजेंडा सेटिंग का काम करता है, कई ऐसे क्रिटिकल सोशल इश्यूज होते हैं जैसे ट्रांसजेंडर राइट्स की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें। अभी रिसेंटली एक प्राइवेट मेंबर बिल आया किसके ऊपर, एक प्राइवेट मेंबर जो थे उन्होंने एक बिल प्रेजेंट करने की कोशिश की, हालांकि उसको एडमिसिबल नहीं किया गया था। ही वॉज ट्राइंग टू डिस्कस द राइट्स ऑफ पैसेंजर्स, अभी जो फियास्को हुआ सिविल एविएशन का, तो उन्होंने एक बिल प्रेजेंट करने की कोशिश की, वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है कि जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके राइट्स कैसे इंश्योर हो सके। जो कंपनीज हैं सिविल एविएशन को डील करने वाली, उनकी मोनोपोली होती है, बहुत कम डिस्टेंस के लिए भी वो जो फेयर होता है ना उसको काफी स्काई रॉकेटिंग करके काफी ऊंचा पहुंचा देते हैं। तो उसके ऊपर कैपिंग के लिए उन्होंने बोला कि भारत सरकार ने डीजीसीए ने नोटिफिकेशन तो दिया है पर वो कैपिंग ना अभी तक सही से प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं होती, तो उसको लेकर वो बिल लाने की कोशिश कर रहे थे। एक और प्राइवेट मेंबर बिल मैंने बड़ा अच्छा देखा, वो था सिविल स्कोर को कंट्रोल करने के लिए, कि सिविल नाम की ये जो कंपनी है वो भला किसी इंडिविजुअल्स के क्रेडिट को कैसे डिसाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट होती हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल, जहां पे सरकार नहीं ध्यान दे सकती है वहां पे ऐसे प्राइवेट मेंबर ध्यान देते हैं, कभी कभी उल जलूल बात भी कर लेते हैं, है ना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया बस बताया। फोर्थ टॉपिक पर आते हैं, तो फोर्थ टॉपिक है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आप यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर को देख सकते हैं, श्री राजनाथ सिंह। ही इनोग्रेट्स द 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। जस्ट ए मिनट, चलिए तो आप यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को देख सकते हैं दैट ही इनोग्रेटेड 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, बीआरओ's लार्जेस्ट एवर सिंगल डे लॉन्च, मतलब एक दिन में ही इन्होंने 125 बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, इनोग्रेट किया है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे जो बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं बॉर्डर स्टेट्स के, बॉर्डर रीजन के, वो डेवलप होगा इससे। अब हम बीआरओ के डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है इससे रिलेटेड, दैट
The organization, कौन सी organization? BRO, Border Road Organization, brought entirely under the administrative control of Ministry of Defense in 2015. Border Road Organizations के सारे functions को ना entirely 2015 में Ministry of Defense के अंदर लाया गया। एकदम सही बात है। पहले ना ये Ministry of Defense के अंदर नहीं था completely, पर अब ये Ministry of Defense के अंदर है 2015 से। याद रखना, ये बड़ा एक important part है, पहले से पूछा हुआ है, UPSC के क्वेश्चन का ही पार्ट है ये स्टेटमेंट। Second, the Siok Tunnel is a cut and cover tunnel built on the strategic Darbuk Siok Daulat Beg Oldi road in Eastern Ladakh. ये ना अभी न्यूज में था। ईस्टर्न लद्दाख इस वजह से भी न्यूज में रहता है, या लद्दाख का रीजन इस वजह से भी न्यूज में रहता है क्योंकि काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। टूरिज्म की बात सिर्फ नहीं है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, चाइना को ध्यान में रखकर और पाकिस्तान को भी ध्यान में रखकर। और यहां पर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सियोक टनल बनाने का काम किया है, या उसको कट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया है। थर्ड, प्रोजेक्ट डांटाक इज अ की इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव एग्जीक्यूटेड बाय द बीआरओ। करेक्ट है, इन अफगानिस्तान, नॉट इन अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान में नहीं, प्रोजेक्ट डांटाक देखो कहां पे किया गया है, यहां भूटान में, अफगानिस्तान में नहीं। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया हमारा। अब हमें ढूंढने थे कौन कौन से करेक्ट है, आंसर क्या होगा, ए 1 एंड 2 ओनली। राइट, अब आ जाइए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल पर। तो 2015 से ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, पर उसके पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर था। अब इससे दिक्कत क्या होती थी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पास ना वो एक्सपर्टाइज नहीं थे, या कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता था कि बॉर्डर रीजन में या स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जब इसको पूरी तरह से अपने अंदर ले लिया है, तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स होते हैं बॉर्डर रीजन के या वैसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के, ये मिनिस्ट्री बेहतर समझ सकती है। तो काम बढ़िया हो रहा है 2015 से। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1960 में इसको एस्टेब्लिश किया था, और बड़ा अच्छा मोटो था। मोटो पढ़ो, तुम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है मोटो? श्रमेन सर्वम साध्यम। श्रम जो है ना, हार्ड वर्क है ना, वो हर चीज को अचीवेबल बना देता है। एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क। श्रमेन सर्वम साध्यम, कि अगर आप श्रम करते हो ना, मेहनत करते हो ना, तो हर चीज पॉसिबल है। कितना बढ़िया इनका मोटो है। ये मेरे लिए थॉट ऑफ द डे हो गया है। राइट, बड़ा अच्छा, थॉट ऑफ द डे का थॉट ऑफ द लाइफ काइंड ऑफ है। चलिए और हम देखते हैं मैंडेट एंड रोल की बात करें तो पीस टाइम में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे बॉर्डर रीजन में। वॉर टाइम में लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्सेसिबल बनाए, है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल को, या सपोज मान लो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड अगर सपोज कोई भी कॉन्फ्रंट्रेशन हो रहा है, तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने के काम करे, ताकि जो हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं वो इजिली वहां पहुंच सके। इंटरनेशनल रोल भी प्ले करता है। इंडिया के बॉर्डर्स के अलावा अफगानिस्तान में, तजाकिस्तान में, भूटान में, म्यांमार वाले बॉर्डर पर भी यहाँ पर कई प्रोजेक्ट्स बीआरओ ने सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। जैसे प्रोजेक्ट डांटाक, भूटान का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, म्यांमार अफगानिस्तान रीजन में भी है, तजाकिस्तान रीजन में भी। ठीक है, जो की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किए गए 125 प्रोजेक्ट है। हम सारे के सारे प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं देखेंगे, उनमें से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सियोक टनल, जो कि मैंने तुमको बताया पहले ही क्वेश्चन में ही, ये एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी है ईस्टर्न लद्दाख में, स्पेशली चाइना को ध्यान में रखकर। और दूसरा है क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिज। ये देखो क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिज ये है कि यहाँ पे एक ब्रिज जल्दी से जल्दी बना दिया जाएगा बॉर्डर रीजन में, जिससे हमारे जो टैंक्स है ना वो मूव कर सके। तो ये क्लास 70 मॉड्यूलर ब्रिज वाले प्रोजेक्ट को भी, इंडिजीनियस डेवलप प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया गया है इन 125 प्रोजेक्ट्स के बीच में। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ टॉपिक, मिजल्स से रिलेटेड। यहां पे एक न्यूज पेपर आर्टिकल क्या बोल रहा है, दैट मिजल्स why are still India or why are we still losing lives to a preventable disease in 2024। कई ऐसे देश है जिन्होंने मिजल्स को इरेडिकेट कर दिया है। आप देखोगे, नाम देखना चाहोगे? भूटान, मालदीव, कोरिया, Timor Leste and Sri Lanka. They have verified information or they have verified that they have eliminated measures, but not us। हम नहीं इसको एलिमिनेट कर पाए, तो ये हमारे लिए रियली कंसर्न की बात है। समझ रहे हो? और पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या, मिजल्स से रिलेटेड, द मिजल्स वायरस इज एयरबॉर्न पैथोजन। अच्छा, एक और चीज देखो, यहां पर जो मैंने बोला ना कि इन देशों ने एलिमिनेट कर दिया है मिजल्स को, अब तुम ये नहीं बोलना कि सर हमें फिर भी कुछ केसेस वहां पे देखने को मिल रहे हैं। एक बार इन्होंने 2017 में जैसे भूटान ने 2017 में वेरीफाई करके मेजर्स को एलिमिनेट किया। नाउ इट इज पॉसिबल, भूटान के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या बाकी जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वीक है, तो हो सकता है कि आगे फिर कुछ केसेस देखने को मिले। बट सिंस दे हैव वंस प्रूव्ड इट, सिंस वंस दे हैव शोन इट दैट दे आर कैपेबल ऑफ एरेडिकेटिंग इट, दे कैन डू इट अगेन। हम अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, तो हमारे लिए कंसर्न की बात है एक्चुअली में। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट,
सॉरी, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। द मीजल्स वायरस इज एन एयरबॉर्न पैथोजन दैट कैन रिमेन एक्टिव एंड कॉन्टेजियस ऑन इन्फेक्टेड सरफेस फॉर अप टू 2 आवर्स। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है। मीजल्स जब होते हैं ना तो एयरबॉर्न पैथोजन से स्प्रेड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई अगर किसी को मीजल्स की बीमारी हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उनको अलग कर दें, बस उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि कॉन्टेजियस डिजीज है, हवा के थ्रू बहुत जल्दी पास हो सकता है। दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द मिजल्स वैक्सीन इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन द ईयर 1985। बिल्कुल मिजल्स से रिलेटेड वैक्सीन भी दिए जाते हैं बच्चों को स्पेशली, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, बड़े भी अफेक्ट हो सकते हैं बिल्कुल, बट बच्चे सबसे ज्यादा। थर्ड, द मिजल रूबेला वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इन 3 डोजेज विद द फर्स्ट डोज गिवन एट बर्थ। नो, इट इज नॉट करेक्ट, ये करेक्ट नहीं। करेक्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो 1 एंड 2 ही ओनली करेक्ट है यहाँ पर। आइए, हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है, इसलिए थोड़ी सी दूरी बनानी पड़ती है, धीरे धीरे परहेज रखने पर डील किया जा सकता है। एयरबॉर्न डिजीज होती है, इसको जो वायरस होते हैं ना लगभग 2 घंटे तक एयर में रहते हैं, इसलिए थोड़ी सी दूरी बनानी होती है जिनको भी ये वायरस एक बार अगर उनके बॉडी में प्रेजेंट है या वो इन्फेक्टेड है तो। प्राइमली बच्चे अफेक्ट होते हैं, ये बातों में बताया ही, बट एडल्ट भी अफेक्ट हो सकते हैं। सॉरी, सिम्टम्स की बात करें। सॉरी, देखिए सिम्टम्स होते हैं ना यूजुअली 10 से 14 दिन के बाद दिखते हैं। मतलब इफ अ पर्सन हैज इन्फेक्शन 10 से 14 दिन के बाद वो दिखेगा। कैसे दिखेगा? रनी नोज की वजह से, हाई फीवर की वजह से, वाटरी आइज, बॉडी के ऊपर स्पॉट्स जो आ जाते हैं उन स्पॉट्स की वजह से, स्किन रैसेस की वजह से, एंड सीवियर केसेस में ब्लाइंडनेस भी हो सकता है या इंसेफ्लाइटिस भी। ठीक है। प्रिवेंशन एंड इम्यूनाइजेशन की बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अवेलेबल टिल नाउ। कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी नहीं है। हालांकि भारत सरकार बच्चों को वैक्सीन देती है, बट एक बार अगर वो बीमारी हुई तो कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है कि ये मेडिसिन खाने से आप तुरंत सही हो जाओगे। उस केस में डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि आप परहेज रखिए, क्लीननेस को फॉलो कीजिए, है ना, अच्छी डाइट लीजिए, धीरे धीरे रिलीफ मिलता है। The MR vaccine measles rubella is given at 9 months first dose and 16 to 20 months second dose। मतलब 2 डोज में ये दिया जाता है। यहाँ पर जो हमने स्टेटमेंट लिया था कि इसको 3 डोज में यूजुअली दिया जाता है, वो गलत था। पहले फर्स्ट डोज काफी शुरुआत में ही बच्चे को दिया जाता है, और दूसरा 16 से 24 मंथ के बीच में ही अगले साल दे दिया जाता है सेकेंड डोज। मिशन इंद्रधनुष जो है, जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, मिशन इंद्रधनुष गवर्नमेंट की एक इनिशिएटिव है वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को, नॉट ओनली रिलेटेड टू मिशन, इसके अलावा बीसीजी हो गया या बाकी टीकों से रिलेटेड भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को तेज करने की बात है। तो मिशन इंद्रधनुष में भी मिसल्स एंड रूबेला को इंक्लूड किया गया है। ओके, मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ो, राइट, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और आगे भी आ सकता है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो कल जो मैंने पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो था सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड नाम का एक टर्म, ये ना सेमाग्लूटाइड नाम का एक जो टर्म है ना, ये एक्चुअली में एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है विच इज यूज्ड और विच कैन बी यूज्ड इन अ न्यू क्लास ऑफ ड्रग्स फॉर टाइप 2 डायबिट्स एंड डायबिट्स और डायबिटीज एंड ओबेसिटी। डायबिटीज एंड ओबेसिटी को डील करने के लिए एक नए टाइप के ड्रग्स को टेस्ट किया जा रहा है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड। ये जो सेमाग्लूटाइड नाम का जो ड्रग है जिसे यूज किया जाएगा मेडिसिन बनाने में, इट हेल्प द पैंक्रियाज टू रिलीज द राइट अमाउंट ऑफ इंसुलिन, जिससे कि जो ब्लड शुगर का लेवल काफी हाई है वो कंट्रोल हो जाता है। इंसुलिन एक्चुअली वही काम करता ही है। इट हेल्प्स मूव शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू अदर बॉडी टिश्यूज वेयर इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी। कि आपकी बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर शुगर जमा है तो उसको धीरे धीरे रिलीज करके बाकी बॉडी पार्ट तक पहुंचा देगा, जिससे कि वो यूज हो जाएगा एनर्जी के लिए। और शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बीमारी और बढ़ रही है, तो वो कंट्रोल हो सकेगा। ये इंसुलिन रिलीज करने का काम पैंक्रियाज से बड़े फास्ट कर देगा। कौन सा ड्रग? सेमाग्लूटाइड नाम का ड्रग, है ना, याद रखिएगा, मेडिकल साइंस का नया इनोवेशन। दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था नाबार्ड के ऊपर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थे। पहला क्या? इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द बी शिवरामन कमिटी। यस, बिल्कुल करेक्ट। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इट वर्क्स एज द एपेक्स डेवलपमेंट बैंक फॉर रूरल क्रेडिट। बिल्कुल रूरल रीजन में क्रेडिट के लिए एपेक्स डेवलपमेंट बैंक के रूप में काम करता है। आप इसके हेडक्वार्टर गुवाहाटी जैसे सिटी में बिल्कुल देख सकते हो, पर इसका मेन काम रूरल क्रेडिट को प्रमोट करना है। एंड लेंड डायरेक्टली टू फार्मर्स। अब ये गलत हो गया, डायरेक्टली ये फार्मर्स को लोन नहीं देता है, उनको रूरल क्रेडिट अवेलेबल करवाएगा, उनके क्रेडिट के नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या हो सकता है वो देखेगा, पर खुद से डायरेक्ट पैसा नहीं देता है एसबीआई की तरह, पीएनबी की तरह या बाकी किसी बैंक की तरह, है ना। इनेबलर का काम करता है, डायरेक्ट पैसा देने का नहीं। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ढूंढना क्या था? इनकरेक्ट। तो आंसर क्या होगा? ए ओनली? नहीं, आंसर क्या होगा? बी, 2 ओनली। ठीक है, चलिए ये करेक्ट इनकरेक्ट ध्यान दिया करो। अभी भी मुझे कमेंट सेक्शन में कुछ कुछ गलत आंसर दिखते हैं तुम्हारे।
अब आज का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति के ऊपर। एक्सरसाइज हरिमाओ शक्ति ये न्यूज में था, आप इसके बारे में पढ़ोगे और मुझे कमेंट करके सही आंसर बताओगे। एंड दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडियन नेवी डे के ऊपर। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। जैसा मैंने बताया कि कंपाइलेशन हैज बीन शेयर्ड ऑफ द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ का कंपाइलेशन आज आपके साथ दिसंबर 10 को शेयर हो जाएगा स्मार्ट आईएएस के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, एप्लीकेशन में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो एंड स्मार्ट आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप कंपाइलेशन को डाउनलोड करके नवंबर को रिवाइज कर लीजिए, आपके करंट अफेयर्स का रिवीजन साथ में चलता जाएगा इस तरह से। ठीक है, कल के सेशन में फिर हम लोग मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।